हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखर.SCS। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आज हिस्ट्री का पार्ट 21 देखेंगे। इसमें आधुनिक भारत के बारे में क्वेश्चन है, जो कि 1857 की लड़ाई के बाद का क्या स्टेटस रहा उसके बारे में है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन कौन कौन से हैं वो हमें पता करना है। तो सबसे पहला जो इन्होंने कथन दिया हुआ है, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। तो आपको भी पता है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य मजबूत हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो यानी कि ये नहीं हो रहा था यहाँ पे मजबूत, यहाँ पर ये टूट रहा था, टूट चुका था लगभग। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो पहला ऑप्शन है वो गलत होगा, कथन जो है गलत होगा। सेकंड कथन की बात करें तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो आपको पता है कि एकमात्र यूरोपीय कंपनी तो ये नहीं थी, क्योंकि और भी कंपनियाँ थीं जो यहाँ की यूरोपीय से ही रिलेटेड थी। थर्ड कथन की ओर चलते हैं तो महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। ये कथन यहाँ पर सही है कि महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। नेक्स्ट कथन जो है, अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए थे। उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए थे, ये भी पता ही है। सो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कथन जो है असत्य है, और यहाँ भी असत्य पूछा गया है। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो कौन कौन से बात थे? कथन एक है, ऑप्शन ए है, नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धन राशि की मांग की थी। ये कथन सही है, ऐसा किया था नवाबों ने। नवाबों ने कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया था। नवाबों ने कंपनी पर टैक्स अदा करने के साथ साथ अपमानजनक पत्र लिखने का आरोप लगाया था। मतलब वो टैक्स अदा नहीं कर रहे थे, तो ये भी उन्होंने कहा था। साथ ही उन्होंने अपमानजनक जो है पत्र लिखने का आरोप भी लगाया था नवाबों ने कंपनी के ऊपर। सी जो है, कंपनी ने भी नवाबों पर आरोप लगाए कि नवाबों के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिक टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को किलेबंदी के विस्तार व पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। ये भी यहाँ पर सही है। ओके, तो यहाँ पर आप देखें कि ये सारे विवाद थे, सारे के सारे, यानी कि ऑप्शन जो डी है उक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख। थर्ड क्वेश्चन में दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा पहुंचा? सो ए ऑप्शन है, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। कंपनी भारत से ज़्यादा वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थीं, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता ही नहीं रही। सेकंड ऑप्शन है, अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने खर्चे चला सकती थी, जैसे सूती रेशम, कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चे की पूर्ति करना और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण का खर्चा उठाना, और भी चीज़ें थीं। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दोनों ही जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरीके से फ़ायदा पहुँच रहा था। सो इसका ऑप्शन जो सी है वो कथन सही है, उक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। सो फोर्थ क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? सो आपने जो कवर फोटो देखी थी वो टीपू सुल्तान की ही फोटो लगी हुई है। ओके, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है टीपू सुल्तान को क्यों खतरा मानती थी? तो आपको पता है कि मैसूर का जो राज था इनके नियंत्रण में था। इससे पहले इनके फादर ने, जो हैदर अली थे, उन्होंने राज किया था। सो ऑप्शन ए है, मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च, इलायची खरीदती थी। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत के बंदरगाहों से होने वाले निर्यात पर रोक लगा दी थी। तो इन्होंने रोक लगा दी थी जितने भी इनके बंदरगाहों से निर्यात किए जाते थे। सेकंड था, टीपू सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया था। थर्ड है, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था। तो इन्होंने सेना का अपना आधुनिकीकरण किसके मदद से किया था? तो जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनके मदद से किया था। तो यहाँ पर आप देखिए तो सारे जो तीनों बातें कही गई, तीनों ऑप्शन थे वो करेक्ट हैं। ओके, सो इसका फोर्थ का डी ऑप्शन करेक्ट है, उक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या है।
कौन सी इनमें से सहायक संधि की व्याख्या है? तो पहला है, गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेली ने भारत में कंपनी के शासन के विस्तार के उद्देश्य हेतु सहायक संधि को अपनाया था। जो भी भारतीय शासक इस संधि की शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता था, कंपनी उनकी सुरक्षा में पूर्ण सहयोग करने का वायदा करती थी। ये तो करती थी बट अधिकार भी छीनती थी। ओके, तो यहाँ पर ये कथन सही है इनके संबंध में। दूसरा है, सहायक संधि के अंतर्गत भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं थी। तो आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होती थी। जिन शासकों की सुरक्षा का भार कंपनी पर होगा वे इसके लिए कंपनी को शुल्क प्रदान करेंगे, यानी कि जो कंपनी जिनके लिए रक्षा का काम करेगी उसको, उन राजाओं को या शासकों को जो है वो कंपनी को शुल्क देना पड़ता था। शुल्क नहीं देने की स्थिति में कंपनी दंड के रूप में शुल्क के बराबर राजस्व वाला क्षेत्र जो है वो शासन से छीन लेती थी, शासक से छीन लेती थी। तो यहाँ पर यह ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड है, शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा जो सहायक की गतिविधियों पर नज़र रखेगा। तो पूरी तरीके से कंपनी चाहती थी कि वो जितने भी शासक हैं उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले ले और उन्हें किसी भी तरीके से स्वतंत्र अधिकार ना दे। तो यहाँ पर आप देखिए तो डी ऑप्शन सही है, उक्त करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? पहला ऑप्शन है, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक और राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, परंतु ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी। कंपनी ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाई बनाई थी जिसका शासन गवर्नर के पास होता था। सेकेंड है, कंपनी द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया था, जबकि भारतीय शासकों द्वारा पुलिस राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया था। तो आप देखिए यहाँ पर ये भी सही बात कही गई है। दूसरा है, भारतीय राजाओं के शासन में न्यायिक व्यवस्था प्रभावी नहीं थी। एक ही तरह की अदालत दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमों की सुनवाई करती थी, जबकि अंग्रेजों ने आधुनिक और विकसित न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। प्रत्येक जिले में अलग अलग दीवानी और फौजदारी अदालतें स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर आप देखिए तो चारों कथन जो हैं वो सही हैं। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था, तो जो भी बातें तीनों कथन में कही गई वो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 7 क्वेश्चन देखें तो कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। वर्णन है, कौन सा इनमें से वर्णन है? तो कंपनी ने पैदल और घुड़सवार सेनाओं, सिपाहियों की जगह पर पेशेवर सैनिकों की भर्ती की थी। कंपनी ने सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक से प्रशिक्षित किया था। कंपनी ने अपने सैनिकों को आधुनिक हथियारों जैसे मस्केट और मैचलॉक आदि से लैस किया था। दूसरा है, कंपनी ने सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी और सेना के महत्वपूर्ण स्थान जैसे तोपखाना, टैंक इत्यादि पर यूरोपीय सैनिकों को नियुक्त कर दिया था। सीधा सेना में यह भावना जगाई गई कि उनमें कोई जाति धर्म नहीं है, वह केवल सैनिक है। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार रहना उनका कर्तव्य है। तो यहाँ पर आप देखिए कि तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी उक्त सभी 7 का करेक्ट आंसर है। 8 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही जोड़े चुनिए। तो आप देख रहे हैं कि इसका सही जोड़ा है। रैयत कहते हैं किसानों को, महल जो होता था वो ग्राम समूह होता था, निज क्या होता था, बागान मालिकों को अपने ज़मीन पर खेती करना, और रैयती जो था रैयतियों की ज़मीन पर खेती जो करते थे उनको कहा जाता था। तो आप देखिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन जो है 8 का वो करेक्ट हो रहा है क्योंकि ए का 2 है और बी का इतना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन करेक्ट है 8 का। 9 क्वेश्चन की बात करें तो यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को किस से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई दे रहा था? तो सभी को यहाँ पर आप देखिए कि बोर्ड उत्पादक जो थे यूरोप के, यानी कि उनको नील से अपनी आमदनी की गिरावट का खतरा दिखाई दे रहा था। तो ऑप्शन जो बी है नील वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग फिल इन द ब्लैंक्स के कारण बढ़ने लगी थी। मतलब किसके कारण जो है वो नील की फिर से डिमांड बढ़ने लगी थी? तो औद्योगिकीकरण जो हुआ था ना उसके कारण जो है नील की काफ़ी मांग बढ़ने लगी थी। तो आपने देखा कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम में आते हैं और नील की खेती से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ये मिस मत करिएगा। हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी NCERT के क्वेश्चन होते हैं वही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसको ज़रूर से अटेंड करिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।